आप अच्छी तरीके जानते हैं कि लगातार ये प्रयास रहा दोस्तों कि अभ्यास जरूर हो जाना चाहिए पढ़ाने के बाद। इस बार विलंब हो रहा था। विलंब का कारण मुख्य रूप से था, पूरा दिखेगा, धैर्य रखो, पूरा दिखेगा, धैर्य रखो, तो हावड़ाओ कम सब दिखेगा। अभी थोड़ा हेडिंग दिखाने के लिए, तो दोस्तों आप सभी दिल्ली सल्तनत में आके पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसमें पूरा लाभ उठा सकते हो। पूरा टॉपिक पढ़ने के पश्चात अभ्यास प्रश्न देना होता है, जिसमें आज कुछ प्रमुख बड़े विशिष्ट प्रश्न लेके मैं आया हूं। तो आप देखिए, यहां पे देखिए, आज का जो सेशन है वो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत कितने उतार चढ़ावों से दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ी है, आप अच्छी तरीके जानते हैं दोस्त। और उनमें 5 राजवंशों ने शासन किया, उसमें विभिन्न नीतियों का निर्माण किया और उसके पश्चात उनका विस्तार हुआ, विकास हुआ, चरम पर पहुंचे, फिर अवनति का काल शुरू हुआ। तो कैसे कैसे उनका विकास हुआ, आज मैं उसी की बात यहां से करूंगा। तो उसी पे अभ्यास प्रश्न है। देखिए जरा, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। देखिए, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देखिए पहला, चलिए छोटा करने का प्रयास करता हूं स्क्रीन को। अब सही है? अब सही है बच्चा? चलो देखो ध्यान से। देखिए पहला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मौलाना कहकर पुकारा गया और जो संगीत और समा के खिलाफ था? संगीत और समा के खिलाफ कौन था? संगीत मतलब आप जानते हो गायन वादन, समा मतलब नृत्य होता है। तो बदरुद्दीन सुलेमान, नजीबुद्दीन मुतवाकिम, बदरुद्दीन इरशाद या रुकनुद्दीन समरकंदी। दरअसल ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी का समकालीन था बंदा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के बारे में कहा जाता है। तो ये डी आंसर होगा, रुकनुद्दीन समरकंदी थे, रुकनुद्दीन समरकंदी। आगे देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी जो सूफियों की समा में हस्तक्षेप करता था? इसमें कौन सा सुल्तान ऐसा था कि जिसने सूफियों की समा मतलब जो उनका नृत्य और ऐसी पार्टियां होती थी उसमें हस्तक्षेप करता था? तो मुबारक खिलजी, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कौन ऐसा हो सकता है कि जो सूफियों के समा में हस्तक्षेप इसमें कर सकता है? तो बहुत सिंपली आप इसमें जवाब दे सकते हैं दोस्त, सभी जवाब दो। देखो मजा तब आएगी जब सारे बच्चे पार्टिसिपेट करके इसमें जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि एक जवाब दे और ढेर सारे इसमें रुक जाएं, है ना? बताइए कौन हो सकता है जिसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी और सूफियों की समा में हस्तक्षेप करता था? कौन हो सकता? सभी गलत करेंगे, मुझे पता था। ये गयासुद्दीन तुगलक है बेटा, ये गयासुद्दीन तुगलक खिलजी है, सॉरी गयासुद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी नाम का तो कोई नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी इसको लिख लो। सॉरी सही है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये गयासुद्दीन खिलजी है। ये दरअसल मालवा का शासक था, इसमें आ गया। ये प्रश्न मैंने उठा लिया लेकिन अभी आप इसे पढ़े नहीं हैं। ये मालवा का शासक है गयासुद्दीन खिलजी, यह इस पर बैन लगा रखा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नहीं बैन लगाया, बल्कि सिकंदर लोदी लगाया था। और ये जो गयासुद्दीन खिलजी है मालवा वाला, इसने पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगा रखा। थोड़ा प्रश्न का लेवल ज्यादा हो गया इसलिए आपके लेवल से बाहर जा रहा था। आप सही आ जाएगा। लो, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खाने जहां की पदवी अपना वजीर बनाया, पदवी देकर? कौन है इसमें? मलिक मकबूल, इमालुल मुल्क, हिसामुद्दीन और मलिक शेर खां। इसके बारे में मैंने बताया था और आपको जरूर बताना पड़ेगा।
कोई गलत इसमें नहीं करे, सभी बताएं कौन है ये कहां का था? ये मूल रूप से तेलंगाना का ब्राह्मण था, इसीलिए इसे खाने जहां तेलंगानी कहते थे, खाने जहां तेलंगानी था, है ना। ये तेलंगाना का ब्राह्मण था, बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया, इसका ये नाम था, इसीलिए ये मलिक मकबूल। आइए, बाकी तो आसान ही प्रश्न अभी आज लेके आया हूं, इसके अगले पार्ट में आपको बढ़िया प्रश्न मिलेंगे, हैवी प्रश्न मिलेंगे, ध्यान दीजिए। फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था, तथा जिन्होंने शियारुल अफरीन को संरक्षण प्राप्त था, तो इब्राहिम लोदी किसके दरबार में थे? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बताइए, शेख जमालुद्दीन जिनको संरक्षण प्राप्त था, बताइए फटाफट। आइए, स्वागत है सभी का स्वागत है दोस्त। जिन्हें दूसरा खुसरो कहा जाता, किसके दरबार का संरक्षण था? याद करिए, ये सिकंदर लोदी के दरबार का इन्हें संरक्षण था। ध्यान रखिए, इन्हें दूसरा खुसरो के नाम से संबोधित किया जाता था। क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे। आइए, ये अभी उस दिन ही पढ़ाया था कि बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम लिखना, आरोही नहीं दोस्त, अवरोही। बताइए, सबसे ऊपर कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? अवरोही लिखना है, आरोही नहीं। जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या होगा? सबसे छोटा पद कौन है? ये रहेगा सब, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद क्या है? माने ऊपर नीचे से नहीं, नीचे ऊपर से नीचे आना है। सरखेल, सिफा सालार, अमीर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। अब आइए, कौन आंसर होगा? DCBA, यही होगा। 4 3 2 1, है ना। तो इसको ऐसे रट करके नहीं काम करना, पढ़ाया था मैंने। इसमें इस ग्रुप में मलिक ज्यादा बड़ी स्थिति में था, उसके बाद अमीर, फिर सिपह सालार, फिर सरखेल सबसे छोटा पद था, फिर सिपह सालार, फिर अमीर, फिर मलिक के बाद आता था किसका नंबर? मलिक के बाद खान आ जाता था। मलिक के बाद किसका नंबर आता था? खान का। तो खान इसमें दिया नहीं था, है ना दोस्त, खान दिया नहीं था। चलिए आगे बढ़िए। दिल्ली का रजत का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? तो बहुत आसान प्रश्न आ गया दोस्त, बहुत आसान प्रश्न। अब तुम ज्ञान देना शुरू कर दी। मलिक सबसे बड़ा दिए गए ऑप्शन में था, देखा जी, मलिक दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा था। मलिक से भी बड़ा खान था, ध्यान रखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मलिक बड़ा, लेकिन मलिक से भी बड़ा कौन था? खान। ध्यान रखो, क्योंकि 10 मलिकों पर एक खान होता था। एक खान के अंतर्गत कितने मलिक होते थे? 10 मलिक। तो खान बड़ा हुआ कि मलिक? चलो ठीक है, खान बड़ा होता, आता नहीं। अब देखो, चलो आगे देखो। टका सबसे पहले इल्तुतमिश ने जारी किया, आप अच्छी तरीके जानते हैं। टका ही पहली मुद्रा है जो चांदी की शुरुआत की थी इसने। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, तो बच्चों के कमेंट्स देखने पड़ते बेटा आंसर। आइए, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक
स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? हाँ, किसने कराया था? तो आपने पढ़ा ही है इसको, जैसा गयासुद्दीन अलाउद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, 2 बार रिपीट हो गया, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था बेटा। MBT हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और इसका जो वेट था, वेट 200 ग्रेन था। ग्राम मत करना, ग्रेन 200 ग्रेन था। और ये प्रतीकात्मक माना जाता था, बड़े बिजनेस में नहीं, ठीक है। 200 ग्रेन वेट का था, दीनार को कहते हैं, सबसे बड़ा सिक्का था। आइए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? वह कौन था कि जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? बताइए जल्दी फटाफट। हाँ भाई, किसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? बताइए। हैंग हो गया तो पीछे चला, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? बहुत आसान प्रश्न है, आराम से आप इसे बता सकते हैं दोस्त। ये है जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, हाँ, इल्तुतमिश। इसी ने जीता और इसी ने अपनी राजधानी के रूप में इसका प्रयोग किया। आगे देखिए, सल्तनत काल में सिक्के टका, संसगनी और जीतल किन धातु के बने थे? हाँ? टका, संसगनी और जीतल, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, चांदी, जस्ता, तांबा, सोना, जस्ता, तांबा। बताइए। तो ऑप्शन ही गलत है, चांदी एवं तांबा होगा। सोने में तो था नहीं, सोने में तो सिक्का था ही नहीं। इसका बेटर आंसर क्या दोगे? चांदी और तांबा। ए आंसर देंगे। हाँ चलो, इसीलिए करेक्शन कर दिया। चलो आगे देखो, किस सुल्तान ने टका पर टकसाल का शहर लिखना शुरू किया? माने जहां से टका छपता था या बनता था, उस टकसाल का नाम भी छपवाना शुरू किया। ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या मोहम्मद तुगलक? जिसने टका पर अपना नाम लिखना शुरू किया बेटा, वो कौन सा सुल्तान था जिसने टका पर नाम लिखा? ये इल्तुतमिश ही माना जाता है, इसने शुरुआत भी कराई और टका पर नाम लिखना शुरू किया। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए थे, ध्यान रखिएगा। जाजनगर किले के विरुद्ध उल्गू खां ने नेतृत्व किया था और जीता भी था। उल्गू खां कौन है? MBT। उल्गू खां की उपाधि खैर बलबन की भी थी, लेकिन इसमें किसने जीता था? जाजनगर। ये रहा, ओडिशा में जाजनगर था, जिसे उल्गू खां से पहले जीता नहीं जा सका। इसी ने सबसे पहले जीतने का काम किया था। आइए, नियामतनामा चित्रकला शैली के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए? दक्षिण और राजपूत शैली का मिश्रण बताते हैं। मध्य भारत में उत्पन्न विशिष्ट शैली थी, जो हमारे यहां तुर्कों की शैली थी, ये बात उस पर हो रही है ना। जो तुर्कों की शैली थी उसके बारे में बात हो रही। ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण, दक्कन में उत्पन्न शैली। तो किसे मानते हैं जो तुर्कों की शैली थी दिल्ली सल्तनत में, वो किससे उत्पन्न बताई गई? हाँ भाई, ये ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण, इसीलिए कहते हैं इंडो पर्शियन। इंडो क्या कहते हैं बेटा? जो तुर्की शैली है ये स्पेशली ये इंडो पर्शियन कही जाती। ये क्या कही जाती? इंडो पर्शियन।
सी होगा बेटा। सब ए कर रहे थे, ठीक है ना भाई, सभी गलतियां कर रहे थे। अभी तो समझ लो, आज का जो टेस्ट है सबसे हल्का लेवल लेके आया हूं। अगला टेस्ट और दमदार होगा, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत हल्का टेस्ट है ये, सामान्य टेस्ट, इजी वाला। अभी इससे हैवी टेस्ट आएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया? सरल प्रश्न है। गयासुद्दीन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सभी आसानी से आंसर दे लेंगे। एफएसटी लाया था फिरोज शाह तुगलक, इसे मीनारे जरीन कहा गया। अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाकर इसे क्या कहा गया? मीनारे जरीन। हाँ भाई, इसे क्या कहा गया? मीनार ए जरीन कहा गया, है ना बेटा, मीनार ए जरीन कहा गया। ये देखिए और एक बढ़िया आसान प्रश्न, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी? बताइए। अब ये बताइए कि आगरा शहर जिस जगह पर स्थापित हुआ वहां कौन सा परगना था? परगना एवं गांव का नाम बताइए। सभी को पढ़ा चुका हूं। किस परगने के किस गांव में अग्रराह, आगरा मतलब अग्रराह, अग्रराह नामक शहर की स्थापना हुई? कौन बताएगा भैया? सारे बताइए जल्दी जल्दी। कौन से परगने में ये था? पुराने समय का, उस समय यहां एक परगना था। जल्दी बताइए, सबको पढ़ाया और उस गांव का नाम बताइए। जल्दी कमेंट करिए सारे। ऐसे प्रश्न भी छुपे हैं, आगे आएंगे, अगले टेस्ट में आपको मिलेगा, आगे आएंगे प्रश्न ऐसे। फटाफट बताइए, कोई नहीं बता पा रहा, सब उड़ गए हवा में। देवली परगना पढ़ाया था। देवली परगना पोपा एवं वापी गांव, ये देवली परगने में पोपा एवं वापी गांव थे जहां पर आगरा शहर की नींव पड़ी। सबको पढ़ाया था। और जो ये राजस्थान से आने वाले मार्ग पर पड़ता है, याद आया? नहीं याद आया? याद आना चाहिए, रिवीजन कर रहे हो। दक्षिण भारत के एक राज्य ने अलाउद्दीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया, कौन था? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्य राज्य? कौन ऐसा राज्य है इसमें जो उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया? ठीक है, बताइए, याद करिए। डी, पांड्य राज्य। कुछ जैसे ही उसकी सेनाएं लौटी, तुरंत उसने अपने को स्वतंत्र कर लिया, अपने को स्वतंत्र कर लिया पांड्य राज्य। मलिक काफूर का दक्षिण भारत में अभियान किसके विरुद्ध था? कांचीपुरम, तंजावुर, वारंगल या उडुपी? बताइए। जो मलिक काफूर साउथ पर अटैक किया, दिए गए ऑप्शन में किसके विरुद्ध उसका अभियान था? फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शानदार। ये वारंगल के अगेंस्ट था, वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। यही परास्त होकर कोहिनूर हीरा वगैरह उसे वापस सौंपा था, उसे वापस दिया था। ये देखो भैया, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? है सबसे पहला हमला इसमें किसके विरुद्ध किया? मेवाड़, रणथंबोर, दिल्ली, बंगाल? हाँ बताइए, बताइए। क्योंकि इसमें देखो गुजरात है नहीं। अगर गुजरात होता, अगर गुजरात होता तो मेरे फार्मूले से आंसर निकाल लेते। मैंने क्या आंसर बताया था?
गुरचिमा ये था। गुरचिमा, गुर माने गुजरात, र माने रणथंभौर, ची माने चित्तौड़ और मा मतलब मालवा। तो ये क्योंकि गुजरात नहीं था तो दिए गए ऑप्शन में क्या हो गया, रणथंभौर। यही मैंने आपको कोड भी बताया था, गुरचिमा। ठीक, आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किसने दिया, किसमें मिलता, पद्मावत में, कथा सरिस सागर में, गीत गोविंद में, पदावली में। तो बहुत सरल है प्रश्न, बहुत सरल है प्रश्न। मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने शेर शाह सूरी के समय में, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के समय में पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, सजीव विवरण। वैसे अमीर खुसरो ने भी आंखों देखा विवरण दिया है, और ध्यान रखिए। चलो, इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण मिलता है, सर्वाधिक आधिकारिक विवरण? चलो आगे देखा जाए। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी, जियाउद्दीन बरनी, माने किसके रचनाओं में मलिक काफूर का विवरण मिलता है साउथ इंडिया के अभियान का? बताइए। बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो द्वारा उसके दक्षिण भारत की अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है। खजाइन उल फुतूह में, किस किताब में था? खजाइन उल फुतूह में, फुतूह, इसी में उसकी दक्षिण की विजयों का उल्लेख है। और दक्षिण की विजयों का उसका सेना नायक आप अच्छी तरीके जानते हैं कौन था? मलिक काफूर था, है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व सराय की उपाधि दी? वायसराय, वायसराय की उपाधि दी। कौन था ऐसा? गुजरात के कर्ण बघेला को, चित्तौड़ के रतन सिंह को, मारवाड़ के शीतल देव को, या देवगिरी के रामचंद्र देव को? बताइए। जिसे उसने नवसारी का जिला लौटाया, है ना, जागीर दी। ठीक है भाई, तो ये है देवगिरी के रामचंद्र देव को वापस लौटाया, क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह करके उनका रिश्तेदार बन गया, इसलिए उसका सम्मान हुआ। आइए, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। तो महारानी पद्मावती के पति का क्या नाम था? हाँ बिल्कुल, राय रायन की उपाधि, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक कौन थे? जयमल एवं, नहीं सॉरी, बताओ कौन थे? गोरा एंड बादल। जयमल व फत्ता तो मेवाड़ में थे, गोरा और बादल इनके दो प्रसिद्ध सेना नायक। हाँ भाई, ठीक है। चलो आगे देखिए। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद? बहुत ही सरल प्रश्न है, इल्तुतमिश था, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की संप्रभुता का शुरुआत इल्तुतमिश से माना जाता है। आरपी त्रिपाठी साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं। ठीक है भाई, मजा आ रही प्रश्न में। भारत में राजवंश की स्थापना कौन सी? गुलाम दास राजवंश, दास राजवंश स्थापित किसने किया? या इसी को कहीं कहीं ममलूक कहते हैं? तो सीधा आंसर गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या मोहम्मद
तो गोरी आपको अच्छी तरीके पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ममलूक वंश का संस्थापक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये अभी शुरुआत है प्रश्नों की। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिक नहीं, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ऐबक होगा, रजिया होगी, क्या होगा? तो इसमें प्रथम मुस्लिम शासक के रूप में ऐबक का ही नाम लिया जाएगा। किसका नाम लिया जाएगा दोस्त? ऐबक का। किस वर्ष में इल्तुतमिश को नासिर उल अमीर मोमिनीन की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1228, 1229, 1230 या 1232? बताइए। इल्तुतमिश को नासिर उल मोमिनीन, जो खलीफा के प्रतिनिधि दिल्ली आए थे और उन्हें सम्मानित किया गया। बताओ जल्दी से। ये 1229 था। क्या था? 1229। नेक्स्ट देखिए, किस खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता थी? अब्बासी, अल मंसूर, अल मुस्तंसिर या सुलेमान? बताइए कौन होगा? अब्बासी होगा नहीं, अल मंसूर तो उपाधि ही थी, सुलेमान कोई नहीं था। क्या है ये? शी आंसर। किसने दी थी उपाधि? अल मुस्तंसिर, है ना? इसी ने दी थी उपाधि। आगे देखिए, इल्तुतमिश को बदायूं की इक्तादारी किसने दी थी? गोरी ने, गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ने, ताजुद्दीन एल्दौज ने? किसने दी थी भाई? बदायूं की इक्ता इसे किसने प्रदान की थी? वाह, फंस गई सिखा। वाह भाई, अरे ऐबक ने दी थी, गोरी ने नहीं दी थी। हाँ, फ्लक्चुएट ऐसे ही होती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? आइए, दिल्ली सल्तनत में ऊषर शब्द का क्या उल्लेख है? क्या अर्थ है? बहुत सिंपल है, देशी भाषा का शब्द है। समृद्ध, उपजाऊ, नहरों द्वारा सिंचित, कुआं और तालाबों सिंचित, या बंजर व अनुपजाऊ भूमि। ऊषर क्या है? ऊषर तो ग्रामीण भाषा में भी प्रयोग होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्त, बंजर व अनुपजाऊ भूमि। आगे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। कालपी, संगमनेर, जफरनेर, खुल्दाबाद, एरोंडोल में स्थित गर्त और कुंड का संबंध किससे था? गर्त और कुंड का संबंध कांच निर्माण से, नील से, कागज से, साल्ट पीटर से। गर्त और कुंड का संबंध इन शहरों में किस चीज से था? क्या निर्माण होता था? हाँ भाई, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जवाब। सारे दे रहे हैं जवाब? हाँ जी, जवाब तो सभी का आना चाहिए। नहीं, ए गेस मार रही, देखो, बोलो। इसीलिए देखो, बढ़िया है ना, इसीलिए प्रश्न पहले से नहीं देता हूं, खोज के बैठ जाओगे, कोई फायदा होगा नहीं, इससे अभ्यास होगा और आपकी डेप्थ का पता चले। कागज था, कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र ये इन्हीं में सड़ाया जाता था, गर्त और कुंड में, और जहां पर कागज बनता था। हाँ बिल्कुल सही है। अभी तो शुरुआत है नए प्रश्नों की, अभी अगले टेस्ट में देखना कितना बढ़िया प्रश्न आएगा। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? आसान प्रश्न, बलबन, रजिया, नसीरुद्दीन या महमूद को? आप अच्छी तरीके जानते हैं दोस्त, इसमें रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सरदारों ने रजिया को न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बना दिया था। हाँ, आइए, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग क्या कहलाता था? दीवाने रियासत, बरीदे ममालिक, शहनाए मंडी या आरिजे ममालिक? बताइए।
क्या कहा जाता था? खुफिया विभाग क्या कहा जाता? आरिज़ ममालिक तो सैन्य विभाग में था, सैन्य प्रमुख। बिल्कुल, बरीदे ममालिक ही गुप्तचर प्रमुख था, गुप्तचर हेड यही होता था, बरीदे ममालिक। आइए, 14वीं शताब्दी में दिल्ली से गजनी और काबुल जाने का मार्ग किधर से होकर जाता था? गजनी और काबुल अगर जाना है तो किस मार्ग से जाएंगे? लाहौर से, मुल्तान से, अमृतसर से या उदयपुर से? हाँ भाई, गजनी और काबुल जाने का प्रमुख मार्ग कौन था? जिधर से बार बार, याद करो, जिधर से बार बार महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के हमले हुए, है ना, हमले हुए। ध्यान से सुनो, ये कौन है? मुल्तान। मुल्तान से ही हमले होते थे, मुल्तान से शुरुआत करते थे जी, है ना बेटा, मुल्तान से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसने सिंध में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन बागभरनी, अली बर्दान या कुबाचा? बताइए, जिसने सिंध में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। फटाफट बताएंगे दोस्त, बिल्कुल याद करिए, इसमें कौन था? नासरुद्दीन कुबाचा सिंध और उच्छ का शासक था। सिंध व उच्छ में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी, है ना, जहां इल्तुतमिश को चुनौती मिली और उससे इसे युद्ध भी करना पड़ा। आइए, सल्तनत की स्थापना उत्तर भारत के इतिहास में एक विशिष्ट कालखंड के रूप में देखा जाता। क्या होता है उसमें? नगरी केंद्र का विस्तार, राजपूतों की शक्ति का उदय, आर्थिक हाश या जाति व्यवस्था? जाति व्यवस्था का अंत किसके रूप में जाना जाता? हाँ, बोलो भाई, बोलो जल्दी जल्दी, सारे बोलो, किसके लिए जाना जाता? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल दिए गए ऑप्शन में यही तो कहते हैं नगरी क्रांति हुई, भारत की तृतीय नगरी क्रांति। इरफान हबीब ने नगरी क्रांति शब्द का प्रयोग किया, है ना। इरफान हबीब ने नगरी क्रांति शब्दावली प्रयोग में लाई। आगे देखिए, दिल्ली में खलीफा का मान्यता प्राप्त किया, ऑप्शन सही नहीं है, ये इल्तुतमिश है, बना लीजिए, टाइपिस्ट हड़बड़ में किया है काम, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी में छापा है उसने, इसीलिए गलत हुआ है ये। तो क्या होगा आंसर? ऑटोमेटिक आप आंसर क्या देंगे? डी देंगे दोस्त, है ना, डी, सभी लोग डी देंगे। आइए, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था नेतृत्व? मलिक रुकनुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची या मलिक बलबन? तो रजिया के विरोधी गुट में कौन लीडर था? हैं? कौन लीडर था रजिया के विरोधी गुट में? बताओ जल्दी, ध्यान से देखो, कौन है बेटा? क्या आंसर दिया आपने? बिल्कुल, इल्तुतमिश के वजीर रहे निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, इसी ने षड्यंत्र सबसे पहले शुरुआत की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बहुत सरल प्रश्न है, रजिया, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां? तो दिए गए ऑप्शन में मध्यकालीन भारत है और यही एकमात्र दिल्ली सल्तनत की शासिका के रूप में सामने आई है। आगे देखियो,
रजिया बेगम को सत्याच्युत माने सत्ता से हटाना किसका हाथ था? अफगान सरदारों का, मंगोल सरदारों का, तुर्क सरदारों का या अरब सरदारों का? तो सब सरदारों ने ही हटाया था, लेकिन किसने हटाया था बताओ? किन सरदारों ने? दरबार के किस गुट ने दरबार के उसे सत्ता से हटाया? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्होंने तुर्क आंसर दिया वही सही है। तुर्की सरदार, मंगोल वहां थे नहीं, अफगान वहां थे नहीं, अरब वहां थे नहीं, तो वहां तुर्कों का ही तो गुट था। तुर्क अफाकी वगैरह, तुर्क अफाकी वगैरह वहां थे। तुर्क होगा भाई, कहां अफगान में कहां लगे थे? अफगान उस समय थे ही नहीं। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर। घोड़ों को दागने की प्रथा इसमें किसने शुरू की बताओ? अरे भाई बड़ा सरल आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर नंबर डालना और सैनिकों का हुलिया, इसीलिए कहते हैं हुलिया एवं दाग प्रथा किसने शुरू की थी? सिंपल सा आंसर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी। और ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन। लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद हबीब, BNS यादव, आशीर्वादी लाल, KM अशरफ। यहां थोड़ा कम दिख रहा है, ये लिख लो, KM अशरफ। अब इसमें आपको चुनना, ये डी ऑप्शन मान लीजिए आप, नीचे इसकी वजह से नहीं तो चलो ये तो यहां भी आ जाएगा, नहीं आता लेकिन फिर वहीं पहुंच जाएगा ये, है ना? फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। चलो यहां कर देते, अब तो बता लोगे, बताओ भाई ये किताब किसने की? लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। ये मेडाइवल पीरियड की किताब है, ये है बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन आंसर बेटा डी होगा। KM अशरफ की किताब है ये, जिन्होंने लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, उस दिल्ली सल्तनत के पीरियड में इसकी चर्चा होती है। इस तरह से आज 40 क्वेश्चंस आपने किया। कैसा रहा सेशन कमेंट करिए, और इसके आगे भी क्वेश्चंस और टाइप होंगे, फिर आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके से लगातार आप अध्ययन करेंगे तो आपका बेहतर निर्माण हो सकेगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं और भी लेवल के क्वेश्चंस रखूं। चलो बढ़िया है ना? कहां गई डेट? आरती बिल्कुल कहां तुम्हारे पास स्पेशल न्यूज आ गई भैया? कहां डेट आ गई? आरती जी कहां की सूचना लेके आ गई तुम? हम लोग पास नहीं आई, तुम्हारे पास डेट आ गई स्पेशल। पढ़ते रहिए इसको ऐसे। बिल्कुल डालेंगे। अरे ठीक है, हो जाएगा, बता तो दिया, सही तो कर दिया बेटा मैंने, टाइपिस्ट ठीक है कर देगा। चलो तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही डटे रहिए आगे। ठीक, बाकी आगे के लिए भी तैयार रहिए। अगर अगला पेपर जैसे बन गया था आप सभी को कराऊंगा। ठीक, तो ओके, थैंक यू। अरे किसी पे नहीं है, फर्जी है, अभी कोई डेट नहीं है, सारी तिथियां अभी सब गेस मार रहे हैं, कोई डेट नहीं है अभी, घबराइए मत, पढ़ते रहिए। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट।